गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। सो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस में केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द्रव्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स एंड जो इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने आपको डिटेल में करवाए हुए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स एंड जो इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं आपको यहां पे डिटेल में सॉल्व करवाने वाला हूं। देखिए, इस चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है वो आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ये क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से लर्न जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस मैं आपको बीच बीच में बताता हूं, आप लोग क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लिया कीजिए। जो क्वेश्चन मैं बोलता हूं उनको नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक के एक्सरसाइज में देखने को नहीं मिलेंगे और यही क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम पूछे आते, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर आप लोगों का काफी लेंथी है, काफी बड़ा है और इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट भी आप लोगों का काफी बड़ा है। तो चैप्टर का थ्योरी पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, ये चैप्टर आप लोगों का करीब 4 पार्ट में फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक क्या दिया हुआ है। तो आज का हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द्रव्य का अणु गति सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। तो चलिए देखते हैं आखिर द्रव्य का अणु गति सिद्धांत ये क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस सिद्धांत के अनुसार, फिर इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्या लिखा है कि द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। इन कणों को अणु यानी मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? इन कणों को हम क्या कहते हैं? अणु यानी मॉलिक्यूल कहते हैं। अणु को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद यहां पे सेकंड पॉइंट क्या दिया है? सेकंड पॉइंट यहां पे लिखा है कि एक ही द्रव्य के समस्त अणु सभी प्रकार के गुणधर्मों में क्या होते हैं? समान होते हैं, जबकि विभिन्न द्रव्यों के अणु गुणधर्मों में भिन्न भिन्न होते हैं। ये आपका यहां पे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या लिखा है कि द्रव्य के अणुओं के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है जिसे अंतरा आणविक स्थान यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। अब देखिए, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि द्रव्य के अणुओं के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है क्या कहते हैं? अंतरा आणविक स्थान यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या दिया है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखा है कि द्रव्य के अणुओं के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यह आपको ध्यान रखना है, द्रव्य के अणुओं के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण उनमें स्थितिज ऊर्जा होती है। इस आकर्षण बल को ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। और यह ससंजक बल ठोस अवस्था में सबसे अधिक परंतु गैसीय अवस्था में सबसे कम होता है। जो ये ससंजक बल है, ये आपको ध्यान रखना है कि ठोस अवस्था में क्या होता है? सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है, परंतु गैसीय अवस्था में यानी गैसियस स्टेट में क्या होता है? ये सबसे कम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, थ्योरी पार्ट इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा
है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि द्रव्य के अणु निरंतर गति करते रहते हैं जिसके कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जो लास्ट पॉइंट लिखा है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके कई क्वेश्चन बनेंगे, अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पे क्या लिखा है कि द्रव्य का ताप बढ़ाने से उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्रव्य का ताप बढ़ाने से उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। गतिज ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि द्रव्य का ताप बढ़ाने से उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन मैंने बोल दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में नहीं देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे थ्योरी पार्ट इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं। देखिए एग्जाम में क्या होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, थ्योरी पार्ट को पढ़ते नहीं। तो आप थ्योरी पार्ट एक बार इस चैप्टर का जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है। देखिए यहाँ पे ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, जो द्रव्य का अणुगतिज सिद्धांत था ये कंप्लीट हो गया। जितने क्वेश्चन बन सकते थे ये मैंने आपको बता दिए, इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन यहां से पूछा नहीं जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे लिखा है परमाणु, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर परमाणु ये क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि यह द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो ध्यान रखिएगा, जो परमाणु है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या लिखा है कि यह द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी पार्टिसिपेट करता है। यह स्वतंत्र रह भी सकता है और नहीं भी। क्या लिखा है, देखिए यह स्वतंत्र रह भी सकता है और नहीं भी। बहुत से समान अथवा असमान परमाणु संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत से समान अथवा असमान परमाणु संयुक्त होकर यानी कंबाइन होकर अणु का निर्माण करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहाँ पे एक नोट पॉइंट्स में कुछ लिखा हुआ, चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है कि अणु का निर्माण दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में जुड़ने से होता है, जिसका अणुभार उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। ये आपका लिखा, तो यहां से तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, लिखा है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपसे कहा ना कि एक छोटा सा टॉपिक है परमाणु, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, द्रव्य का वर्गीकरण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो चलिए देखते हैं द्रव्य का वर्गीकरण। यहां पे तो क्या लिखा है, रासायनिक संगठन यानी कंपोजिशन। संगठन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिशन बोलते हैं। तो रासायनिक संगठन यानी कंपोजिशन के आधार पर द्रव्य को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो यहां पे एक चार्ट बना है, चलिए ये चार्ट में आपको समझा देता हूं। तो देखिए सबसे पहले यहां पे द्रव्य लिखा गया है, ठीक है। अब यहां पे देखिए दो पार्ट में सबसे पहले यहां पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट क्या लिखा है, द्रव्य के अंतर्गत सबसे पहला पार्ट शुद्ध पदार्थ, फिर यहां पे दूसरा आपका लिखा हुआ है अशुद्ध पदार्थ, जिसे आप बोल सकते हैं मिश्रण। क्या लिखा है, अशुद्ध पदार्थ अथवा मिश्रण, ये आप इसे बोल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले द्रव्य आपका लिखा था, इसको दो पार्ट में यहां पे डिवाइड किया गया, शुद्ध पदार्थ और फिर इसके बाद यहां पे अशुद्ध पदार्थ अथवा आप इसे मिश्रण बोल सकते हैं। अब देखिए शुद्ध पदार्थ को फिर से यहां पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। शुद्ध पदार्थ में सबसे पहला पार्ट आपका क्या दिया है, तत्व लिखा हुआ है और दूसरा पार्ट यहां पे यौगिक लिखा हुआ है। इसी प्रकार आपका जो यहां पे अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण लिखा हुआ है, इसको दो भागों में यहां पे डिवाइड किया गया। एक यहां पे लिखा है समांगी मिश्रण और दूसरा यहां पे लिखा है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहां पे जो शुद्ध पदार्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, तत्व और यौगिक में, इसको फिर से यहां पे डिवाइड किया गया। देखिए तत्व में आपका, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्या दिया है, तत्व में आपका धातु, अधातु और उपधातु, ये आपका यहां पे दिया हुआ है। तो ये पूरा चार्ट है, अभी इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए
सबसे पहले अब हम यहाँ पे द्रव्य में आपका शुद्ध पदार्थ दिया हुआ था, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ के बारे में। शुद्ध पदार्थ जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं शुद्ध पदार्थ ये क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि वे द्रव्य जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है शुद्ध पदार्थ अथवा शुद्ध द्रव्य कहलाते हैं। अब यहां से डायरेक्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वे द्रव्य जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ अथवा शुद्ध द्रव्य कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जो क्वेश्चन यहां से बन सकता था वो मैंने आपको बता दिया, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके आगे यहां पे लिखा है कि ये 2 प्रकार के होते हैं, तत्व एवं यौगिक। अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया था शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत यहां पे क्या आया था, तत्व आया था एक और एक यौगिक आया हुआ था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे तत्व जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, ये आप सबको पता है। तो चलिए देखते हैं आखिर तत्व ये क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे द्रव्य जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं यानी एटम्स से मिलकर बने होते हैं अथवा जो किसी भी विधि से 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं और ना ही उनसे बनाए जा सकते हैं, तत्व कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है तत्व की। क्या लिखा है, वे द्रव्य जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं यानी एटम्स से मिलकर बने होते हैं अथवा जो किसी भी विधि से 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते और ना ही उनसे बनाए जा सकते हैं, तत्व कहलाते हैं। तो यहां पे लिखा कि अब तक लगभग 108 तत्वों की खोज हो चुकी है और इससे ज्यादा भी हो चुकी है, ठीक है। यहां पे 108 लिखा हुआ है, इससे ज्यादा तत्वों की भी खोज हो चुकी है। तो यहां पे क्या लिखा है, अब तक लगभग यहां पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहां पे, एग्जैक्ट नहीं बताया गया, लगभग बताया गया। 108 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो आप लोग सुनते हैं आए दिन यहाँ पे नए नए तत्वों की खोज होती रहती है और ये आंकड़े यहाँ पे बदलते रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण के तौर पे क्या लिखा हुआ है, उदाहरण के तौर पे लोहा। अब यहाँ पे देखिए लोहा लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लोहा लिखा है और ब्रैकेट में आपका यहाँ पे क्या लिखा है, Fe लिखा हुआ है। तो देखिए ये इसका सिंबल होता है, जो लोहा होता है इसको हम शॉर्ट में Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए लोहा को हम क्या लिखते हैं, आयरन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आयरन। चाहे आयरन बोलिए चाहे लोहा बोलिए, बात एक ही हुई। लोहे को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं और इसी आयरन को हम हिंदी में आयरन लिखते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आयरन लोहा एक ही होता है जिसको हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, Fe से दर्शाते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे लोहा लिखा हुआ है और ब्रैकेट में ये Fe लिखा हुआ है क्योंकि लोहे को हम Fe से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद देखिए मरकरी आपका लिखा हुआ है, मरकरी। अब देखिए मरकरी को हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मरकरी तो लिखा ही हुआ है और यहाँ पे ब्रैकेट में Hg लिखा हुआ है। इसीलिए देखिए इतना बड़ा नाम, अब जैसे मरकरी है हर जगह हम यहाँ पे मरकरी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे मरकरी लिखने में थोड़ा परेशानी होती है, इसीलिए शॉर्ट में इसको क्या लिखा जाता है, Hg लिखा जाता है। केमिस्ट्री में ऐसे ही होता है। अब हर जगह देखिए जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है, अब मरकरी तो हर जगह हम लिख नहीं सकते हैं, तो शॉर्ट में इसको हम Hg लिख देते हैं और आपको पता रहता है कि हाँ Hg हम किसे बोलते हैं, मरकरी को बोलते हैं, क्योंकि मरकरी को हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे क्या किया था, शॉर्ट फॉर्म में, यहां पे शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। जो यहां पे Hg लिखा हुआ है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मरकरी को Hg से, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कॉपर है, अब हर जगह कॉपर इतना बड़ा थोड़ी ना लिखा जाएगा, शॉर्ट में इसको हम क्या लिखते हैं, Cu लिखते हैं। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, तत्व और एवं उनके प्रतीक। देखिए जितने तत्व होते हैं उन सब के प्रतीक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को हम शॉर्ट में C से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसी तरीके से कॉपर जो आपका है इसको हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे O लिखा हुआ है आदि, ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट्स हैं यानी तत्व हैं। अब इसके बाद लिखा है कि तत्वों को उनके गुणधर्मों में समानता के आधार पर
निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अभी ऊपर ही मैंने आपको चार्ट में बताया था, जो तत्व थे इनको 3 भागों में विभाजित किया गया, धातु, अधातु, उपधातु, ये आपका है। अब देखिए, चलिए देखते सबसे पहले धातु। फर्स्ट पॉइंट यहां पे धातु लिखा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर धातु ये होता क्या है। तो यहां पे लिखा है कि ऐसे तत्व जिनमें धात्विक चमक यानी मेटेलिक लेक्सचर, ठीक है, क्या लिखा है, मेटेलिक लेक्सचर, यानी धात्विक चमक को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटेलिक लेक्सचर, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे लिखा है कि ऐसे तत्व जिनमें धात्विक चमक, उच्च ऊष्मा चालकता, उच्च विद्युत चालकता और आघात वर्धनीयता तथा तनन सामर्थ्य आदि गुण पाए जाते हैं, धातु कहलाते हैं, यानी मेटल्स कहलाते हैं। अब देखिए यहां पे विद्युत चालकता लिखी हुई है, उच्च विद्युत चालकता, आघात वर्धनीयता और तनन, ये सब लिखा हुआ। देखिए ये सब टॉपिक मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है धातु कर्म यानी मेटलर्जी, इसी चैप्टर का ये सब टॉपिक है। आघात वर्धनीयता, ये तनन, ये सब उसी चैप्टर का टॉपिक है। तो वहां पे पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए बस यहां पे इतना जान लीजिए, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है। देखिए ये सब आदि गुण पाए जाते हैं, ये सब धातु कहलाते हैं। अब उदाहरण के तौर पे क्या हो गया, जो तांबा है, तांबा जिसको हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तांबा को ही हम कॉपर बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं तांबा आपको लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कॉपर लिखा हुआ मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक कॉपर यानी Cu यानी तांबा हो गया, लोहा यानी Fe, चांदी को हम Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, पारा को Hg से, और जस्ता यानी जिंक, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ये सब क्या है, ये सब धातु हैं यानी मेटल्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए ये पूरा टॉपिक आपका अलग से दिया गया है धातु कर्म वाले चैप्टर में, वहां मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहां पे टॉपिक आ गया इसीलिए बता दिया। देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद यहां पे देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट यहां पे दिया है अधातु, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं अधातु क्या होता है। तो यहां पे क्या लिखा है कि अधातु यानी तत्व जिनमें धातुओं से विपरीत गुणधर्म पाए जाते हैं, ठीक है। धातुओं से क्या होते हैं, विपरीत गुणधर्म पाए जाते हैं, अधातु कहलाते हैं। यानी जो धातु के गुण आप लोगों ने पढ़े, इसी के विपरीत जो इसके होते हैं गुण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के विपरीत यानी इसी के अपोजिट यहां पे जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो क्या लिखा है, तत्व जिनमें धातुओं से विपरीत गुणधर्म पाए जाते हैं अधातु कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे सल्फर हो गया, सल्फर को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, फास्फोरस को P से, कार्बन को C से, आयोडीन यहाँ पे आपका लिखा हुआ है I2, और इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन H2 लिखा है, ऑक्सीजन O2 लिखा है, क्लोरीन Cl2 और ब्रोमीन Br2 आदि तत्व अधातु हैं। अब देखिए जैसे ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन को हम Br से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं Br2 भी लिखा होता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आयोडीन को भी हम यहाँ पे I से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं I2 लिखा होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया अधातु के बारे में, ठीक है, धातु अधातु। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट यहां पे दिया है उपधातु। देखिए यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे पूछा जाएगा। उपधातु जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, मेटलॉइड्स, ठीक है। उपधातु वे तत्व जिनके गुणधर्म धातुओं तथा अधातुओं के बीच में होते हैं, उपधातु यानी मेटलॉइड्स कहलाते हैं। कहने का मतलब ये हो जाएगा, जो उपधातु होते हैं इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी कंबाइन, ध्यान रखिएगा, दोनों के गुण। जो उपधातु होते हैं इनमें धातुओं के भी कुछ गुण होते हैं और कुछ गुण यहाँ पे अधातुओं के होते हैं, यानी दोनों कंबाइन होकर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि वे तत्व जिनके गुणधर्म धातुओं तथा अधातुओं के बीच में होते हैं, यानी दोनों गुण पाए जाते हैं, धातु अधातु दोनों के, उनको हम क्या कहते हैं, उपधातु यानी मेटलॉइड्स बोलते हैं। अब देखिए जो उपधातु है इसका एग्जाम्पल ही यहाँ पे मेन है, एग्जाम्पल ही आपसे पूछा जाएगा, या फिर यह पूछा जा सकता है क्वेश्चन के रूप में कि वे तत्व जिनके गुणधर्म धातु अथवा अधातुओं के बीच में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं उपधातु यानी मेटलॉइड्स। अब उदाहरण के तौर पे जर्मेनियम जिसको हम Ge से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्सेनिक को As से, एंटीमनी को Sb से, ये सब क्या हैं, उपधातुएं हैं यानी मेटलॉइड्स हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन ऐसे लिख दिया जाएगा,
आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से उपधातु है, क्या पूछा जाएगा, निम्न में से उपधातु है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, जिसमें आपका हो सकता है जर्मेनियम भी हो सकता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, और यहां पे 3 ऑप्शन आपको अलग से देखने को मिलेंगे, जो कि हो सकता है अधातु का दे दिया जाए या धातु का दे दिया जाए, एक ही करेक्ट होगा। तो आपको पहचान के बताना होगा कि कौन सा उपधातु है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं एग्जाम्पल ये लर्न कर लीजिएगा, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सब क्या है, ये सब उपधातुएं हैं, यानी मेटलॉइड्स हैं। और रही बात, ये टॉपिक देखिए आपका पूरा धातु कर्म वाले चैप्टर में एकदम डिटेल में दिया गया है। जब धातु कर्म वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पे आपका और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस आप यहां पे ये एग्जांपल्स को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन बता रहा हूं उनको अच्छे से नोट करते चलिएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए 2-3 क्वेश्चन और बनेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं, और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब देखिए सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है कि तत्वों का मुख्य स्रोत भूपर्पटी यानी अर्थ क्रस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भूपर्पटी यानी अर्थ क्रस्ट है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। देखिए यहां पे क्या लिखा है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, जो कि क्या है, एक अधातु है। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। देखिए यहां पे तत्व की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तत्व की बात हो रही है। आपसे पूछा जाएगा कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन, जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही यहां पे लिखा, जो कि ये क्या है, ये एक अधातु है। ऑक्सीजन क्या है, ये एक अधातु है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया एग्जाम में आपके ऑलरेडी कई बार पूछा गया है। फिर इसके बाद यहां पे नीचे लिखा है कि एल्यूमिनियम भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली क्या है, धातु है। अब यहां पे धातु लिखा है, तत्व नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा, यहां पे धातु लिखा है। अब यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि भूगर्भ में या फिर भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। अगर धातु आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर देंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया था, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था। मैं आपको बता दूं, आपसे पूछा गया था कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली धातुओं में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है। धातु पूछा गया था, पृथ्वी पर पाई जाने वाली धातुओं में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है, तो आप बोलेंगे एल्यूमिनियम की, क्योंकि धातु पूछ रहा है। अगर तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन बोलेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों क्वेश्चन में स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। और जब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे मैं आपको अलग से कराऊंगा ही। देखिए भूपर्पटी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, भूगर्भ लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर आपको पृथ्वी लिखा हुआ मिल सकता है। इसी 3 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ऐसे आपसे पूछ ले कि भूगर्भ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, धातु कौन सी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये मैंने आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न होने जरूरी है। अगर तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन बोलेंगे, धातु पूछेगा तो क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम बोलेंगे। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हैं और 2 से 3 बार आए हैं, एक बार नहीं 2-3 बार आए हुए हैं, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक मैंने यहां पे कंप्लीट कर दिया आपका। जो ये टॉपिक था यहां पे धातु, अधातु और उपधातु वाला। और रही बात चार्ट की, तो ये तो अभी काफी लंबा टॉपिक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अब आगे देखिए, आपको यहां पे तत्वों के बारे में बताया गया, उनकी मात्रा के बारे में, प्रतिशतता के बारे में बताया गया। तो देखिए यहां पे लिखा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व और उनकी प्रतिशतता,
ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे तत्व लिखा हुआ है, भूपटल में प्रतिशत, फिर यहाँ पे तत्व भूपटल में प्रतिशत, ये आपका लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो आपका है यहाँ पे ये सबसे ज्यादा 49.9% ये आपका लिखा हुआ है। एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम की बात होगी तो यहाँ पे धातु की बात हो रही है। ठीक है, धातु आपसे पूछी जाती है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तत्व नहीं, धातु की बात होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तत्व देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, धातु पूछा जाएगा तो एल्यूमिनियम बोलेंगे, तत्व पूछा जाएगा ऑक्सीजन बोलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपका हो गया एल्यूमिनियम 7.3%। कैल्शियम यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 3.2। देखिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो तत्व है ये 49.9%। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका सिलिकॉन लिखा है जो कि 26.0% आपका लिखा हुआ है। अब देखिए जो परसेंटेज लिखा हुआ है सभी बुक में अलग अलग लिखा हुआ होता है, कहीं आपको 50% लिखा हुआ मिलेगा, 51% मिलेगा लिखा हुआ। तो देखिए आपको यहाँ पे परसेंटेज नहीं लर्न करना, बस आप जान लीजिए कि हाँ ये है, यहाँ पे आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो ऑक्सीजन 49.9%, सिलिकॉन हो गया 26.0% आपका, एल्यूमिनियम 7.3, लोहा 4.1%, कैल्शियम 3.2%, सोडियम 2.3% हो गया, पोटेशियम 2.3, मैग्नीशियम 2.1 और जो अन्य तत्व होते हैं ये 2.8% दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज लर्न नहीं करना है, जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी इससे पहले बताया हुआ है वही आपको लर्न करना है। उसके अलावा आपको यहाँ पे सिर्फ ये मैंने समझाने के लिए बता दिया ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि सामान्य मानव शरीर में तत्वों की प्रतिशतता, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे देखिए मानव शरीर में कौन सा तत्व पाया जाता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे एक तरफ तत्व प्रतिशत ये आपका लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 65% आपका लिखा है, या फिर आप बोल सकते हैं 65.0%। ठीक है, तो देखिए मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। 3-4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपको ऑक्सीजन भी लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ये आपका है ऑक्सीजन। लर्न कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए कार्बन लिखा हुआ है 18%, फिर हाइड्रोजन 10% हो गया, नाइट्रोजन 3% लिखा है, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1, फिर पोटेशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, सोडियम 0.15%, क्लोरीन 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%, लोहा 0.004% और फिर लास्ट में यहाँ पे अन्य तत्व जो है ये है 0.046, ये आपका लिखा है। अब देखिए ये टेबल आपको पूरी नहीं लर्न करनी है, बस आपको ध्यान रखना है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, या फिर किस तत्व की प्रतिशतता मानव शरीर में सर्वाधिक होती है, तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन। यही सिंगल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहां से, और इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जा सकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो दोनों टेबल मैंने आपको बताई सिर्फ आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे बताई हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया है यौगिक। ठीक है, यौगिक वहां पे दिया हुआ था, जो चार्ट मैंने आपको दिखाया हुआ था, रुकिए मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, यौगिक आपका वहां पे दिया हुआ था चार्ट में, ये देखिए ना, तत्व तो हमने पढ़ लिया, धातु, अधातु, उपधातु, फिर इसके बाद ये यौगिक, यही तो है। तो यौगिक ये आपका दिया हुआ था। अब चलिए हम पढ़ते हैं यौगिक के बारे में। तो देखिए यौगिक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा कि वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है यौगिक कहलाते हैं यानी कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब उदाहरण के तौर पे आपका क्या दिया है, जल यानी H2O। देखिए जो जल है, जल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको लर्न होना जरूरी है, सीधे सीधे आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो जल का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, अब जो जल है ये 2 तत्वों हाइड्रोजन यानी H, हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा ऑक्सीजन O से मिलकर बना है।
ठीक है, दो तत्वों से ना, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो जल है, जो H2O है, जल का फॉर्मूला H2O होता है, जो दो तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यौगिक की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या हो गया? जल। ये यौगिक का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, जल जो है ये एक यौगिक का एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जल जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी बताया ही। फिर इसके बाद यहां पे देखिए आगे क्या दिया है? नमक। देखिए, साधारण नमक भी आप इसे बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं, या फिर आप साधारण नमक बोल सकते हैं। सबसे पहले आपसे नमक का फॉर्मूला ही पूछा जा सकता है, क्या होता है? NaCl होता है। साधारण नमक बोलिए चाहे नमक बोलिए, बात एक ही होगी, फॉर्मूला NaCl होता है। अब देखिए, जो नमक है, NaCl है, ये दो तत्वों, देखिए Na यानी सोडियम, ठीक है, Na सोडियम, और ये Cl जो आपका है क्लोरीन, इससे मिलकर बना हुआ है। यहां पे लिखा है ना कि नमक NaCl दो तत्वों सोडियम Na तथा क्लोरीन Cl से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है यौगिक का, ये आपको ध्यान रखना है। तो यौगिक के गुणधर्म उनके अवयवों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अवयवों के गुणधर्मों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका यहां पे हो गया। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे दिया है कि वायु से क्रिया के आधार पर यौगिक निम्न प्रकार के हो सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट यहां पे क्या लिखा है? उत्फुल्ल पदार्थ। ये जो टॉपिक है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछे गए। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहां पे लिखा है उत्फुल्ल पदार्थ, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एफ्लोरोसेंट सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ्लोरोसेंट सब्सटेंस बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं उत्फुल्ल पदार्थ ये होता क्या है। तो यहां पे लिखा है कि वे क्रिस्टलीय यौगिक जो वायु में रखने पर अपना कुछ अथवा संपूर्ण क्रिस्टलीय जल वायु को दे देते हैं, उत्फुल्ल पदार्थ यानी एफ्लोरोसेंट सब्सटेंस कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल, जो उदाहरण है, यही आपसे पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो उदाहरण है यहीं से क्वेश्चन बनता है। अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए इस उदाहरण के तौर पे सबसे पहले क्या लिखा है? फेरस सल्फेट लिखा हुआ है, जिसको हम हरा कसीस के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मूला क्या लिखा है? FeSO4.7H2O। ये फेरस सल्फेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है। फिर इसके बाद फिटकरी, जिसको हम पोटाश एलम के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप एलम भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस। अब देखिए 3 लिखा है, इसको हम थ्राइस पढ़ते हैं। अगर 2 लिखा होता तो ट्वाइस पढ़ते, ये आपको ध्यान रखना है। तो K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, ये किसका है? ये फिटकरी का फॉर्मूला लिखा है। फिर धावन सोडा यहां पे लिखा है। धावन सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। धावन सोडा, इसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये सब क्या है? उत्फुल्ल पदार्थ है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से उत्फुल्ल पदार्थ हैं, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शन में ये जितने एग्जाम्पल दिए हैं, कोई एक आपको लिखा हुआ मिल सकता है। और देखिए यही आपसे पूछा जाएगा, जो एग्जाम्पल यहां पे लिखे हुए हैं, फेरस सल्फेट यानी हरा कसीस, फिटकरी, धावन सोडा, यही आपसे पूछा जाएगा। तो आपको उदाहरण याद होना जरूरी है उत्फुल्ल पदार्थ के, यानी एफ्लोरोसेंट सब्सटेंस जो है, इनके एग्जाम्पल्स आपको हर हालत में याद कर लेने हैं। ये आपसे पूछा जाएगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन आपका है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट यहां पे क्या है? नेक्स्ट यहां पे दिया है आर्द्रताग्राही पदार्थ, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं आर्द्रताग्राही पदार्थ ये क्या होता है। यहां पे लिखा है कि वे यौगिक जो नम वायु में रखने पर वायु से नमी ग्रहण करके हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, परंतु संतृप्त विलयन
नहीं बनाते। अब देखिए यहाँ पे संतृप्त विलयन लिखा हुआ है, आखिर संतृप्त विलयन ये होता क्या है? तो देखिए वह विलयन जिसमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती संतृप्त विलयन कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे यौगिक जो नम वायु में रखने पर वायु से नमी ग्रहण करके हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, परंतु संतृप्त विलयन यानी वह विलयन जिनमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती नहीं बनाते आर्द्रताग्राही पदार्थ यानी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर निर्जल कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, बिना बुझा चूना यानी CaO, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, ये सब क्या है? ये सब आर्द्रताग्राही पदार्थ हैं। और इसके अलावा एक एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दिया गया है, जो कि क्या होता है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। इसको नोट कर लीजिएगा, जो H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड है, यह भी आर्द्रताग्राही पदार्थ होता है। देखिए यहाँ पे निर्जल कॉपर सल्फेट दिया है, बिना बुझा चूना दिया है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट दिया है, लेकिन यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड ये आपका एग्जाम्पल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन H2SO4 ये भी आपका क्या होता है? ये भी आर्द्रताग्राही पदार्थ होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। और आर्द्रताग्राही पदार्थ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2017 में, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था आर्द्रताग्राही पदार्थ से रिलेटेड, आप पेपर उठा के चेक कर सकते हैं, और थ्योरी पार्ट के बीच में से ही बना हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है? नेक्स्ट यहाँ पे दिया है प्रसवैद्य पदार्थ। देखिए ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, फिर इसके बाद कल मैं आपको इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीट करवा दूंगा, यानी कल की वीडियो में चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को एक ही दिन में इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवा दूंगा और चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। फिर इसके बाद ये दूसरा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पहला तो पहले ही मैंने पढ़ा दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है? प्रसवैद्य पदार्थ, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं प्रसवैद्य पदार्थ ये क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि वे यौगिक जो नम वायु में रखने पर वायु से नमी ग्रहण करके संतृप्त विलयन बना लेते हैं, प्रसवैद्य पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वे यौगिक जो नम वायु में रखने पर वायु से नमी ग्रहण करके संतृप्त विलयन बना लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रसवैद्य पदार्थ यानी डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यौगिकों का यह गुण क्या कहलाता है? प्रसवैद्यन कहलाता है। अब उदाहरण आपको यहाँ पे याद रखना, यही मेन है, एग्जाम्पल ही आपसे पूछा जाएगा, सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस है या फिर निम्न में से प्रसवैद्य पदार्थ है। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला होता है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला KOH, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2, और निर्जल फेरिक क्लोराइड यानी FeCl3, ये सब आदि, ये सब क्या है? प्रसवैद्य पदार्थ हैं, प्रसवैद्य पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे आएंगे, पूछ लेगा कि निम्न में से प्रसवैद्य पदार्थ हैं, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें से एक एग्जाम्पल इसमें से भी आपका दे दिया जाएगा ऑप्शन में, और वही आपका करेक्ट होगा। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मैं आपसे पूछूं कि प्रसवैद्य पदार्थ का एग्जाम्पल क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए, तुरंत बताइए कि हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और विथ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्योंकि देखिए ऑप्शन में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड ना लिख करके NaOH भी लिखा हुआ मिल सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ना लिख के KOH भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो विथ फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया प्रसवैद्य पदार्थ। देखिए इस चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है वो हमारा यहाँ पे आज 70% कंप्लीट हो चुका है, 30% बचा हुआ जो कि कल मैं आपको करवा दूंगा। फिर
यहाँ से थ्योरी पार्ट आपका हो जाएगा कंप्लीट, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा। और जो यहाँ पे मैं थ्योरी पार्ट के बीच में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में आपको ये सब क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जो चीजें पढ़ाता हूँ आज के आज पढ़ लिया कीजिए और रिवाइज कर लिया कीजिए, ताकि बाद में आपको आसानी हो। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो या कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।